हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य अगर आप करना चाहते हैं तैयारी, तो मैं आपको घर बैठे बहुत ही अच्छे मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। यकीन मानिए, जितनी चीज़ें मैं आपको करवाती हूँ, अगर आप इतना कर लेंगे ना, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं अब तक साहित्य, वो सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। और आपको मैं बता दूँ, जो भी यहाँ पे नए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं शुरू से, उनको पता है, पर जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमने पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल कंप्लीट किया है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत ही अच्छे से आपकी साहित्य वहाँ पे रेडी हो जाएगी। एग्ज़ाम आपका अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम तो अभी है नहीं, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, अपने कमियों पर काम करना है और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वरना फिर आपका जो है ना, बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। आपको भी पता है ये बात। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उपन्यास हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा हिंदी साहित्य जो है ना, जो काल वाइज हमने पूरा देख लिया है। अब हम रचना वाइज देख रहे हैं। हम उपन्यास देखेंगे, फिर कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, इस तरह से हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। और अभी हम उपन्यास करें, और आज ये उपन्यास का तीसरा सेशन है। तो यहाँ पे सभी उपन्यास हम कर रहे हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम में उपन्यास से क्वेश्चन आए हैं। और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि एक्सप्लेनेशन में आपके सारे उपन्यास कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप यहाँ से कर लेते तो इससे बाहर क्या ही पूछेगा, कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। तो इसको लगातार देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपका जो उपन्यास से क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। और आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है कि इसका आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं। अपना एनालिसिस भी करते चलेंगे, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन के बाद आपको इसका आंसर आ जाएगा। और बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन ओनली की है आपके सक्सेस का। और यहाँ पे आप रिवीजन करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है आपको याद होने लगेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहित्य याद नहीं होता है, तो याद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। तो बार बार क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, साहित्य से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँच सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, सभी तरफ लूट मची है। तो ये जो है गोदान से कथन लिया गया है। और गोदान किसने लिखी है? तो प्रेमचंद ने लिखी है, सबको पता है। अब यहाँ पे बताना है कि ये जो कथन है ये किसने कहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राम सेवक ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, गोदान से ये लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा आगे पीछे का वर्णन भी दिया गया है कि किस वक्त क्या बातें हुई थी। और इस तरह से सोचते सोचते ये सभी चीज़ें यहाँ पे जो है कही गई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। वैसे यहाँ पे ये आप पूरा पढ़ेंगे ना उपन्यास, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़ के कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद करना है कि रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ त्याग पत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कौन सा है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। ठीक है, जो गलत कथन है वो बताना है। ठीक है, अनुपयुक्त के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आत्मपीड़न, दूसरों पर दया, यानी पर दया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, और समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। तो त्याग पत्र में जो मृणाल का पात्र है, जो मृणाल का जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख के सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये किसकी रचना है? त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये
जैनेन्द्र कुमार जो है इनको हिंदी में मनोविश्लेषणात्मकवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको गोपाल राय के अनुसार पूछा जाए तब इलाचंद जोशी हो जाएंगे, अन्यथा जो यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैनेन्द्र कुमार की अन्य रचना को भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है परख 1929 में। देखिए यहाँ पे जो आपको ये डेट वाइज देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार से आपके क्रम के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और आगे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विव्रत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दसार्क। अब मैं उन सारे रचना को घेरती हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखेंगे। ये सभी जो रचना है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। बताना है आगे त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है, किस प्रकार की रचना है, मनोवैज्ञानिक है, राजनैतिक है, ऐतिहासिक है या आंचलिक है। तो अभी अभी हमने बताया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कवि माने जाते हैं और जैनेन्द्र कुमार, और मनोवैज्ञानिक यहाँ पे इनका ये रचना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए पात्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिएगा। त्यागपत्र में उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रमोद, मृणाल, दयाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन कौन सा है। यहाँ पे विशेष रूप से ये पूछा जा रहा है कि प्रमोद का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में क्या गलत यहाँ पे कहा गया है। तो उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है और आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ बताना है क्योंकि वह जिंदा था, यह कथन बताना है आपको किसका है। तो ऐसे कथन ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आपको सभी को देखना है। तो यहाँ पे जो कथन दिया जा रहा है ये महाभोज उपन्यास का कथन है, ठीक है। क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। ये जो पंक्ति है ये किसने कहा है ये बताना है आपको, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंदा। ये बिंदा की जो पंक्ति है, जो कथन है यहाँ पे महाभोज में, ठीक है, महाभोज उपन्यास है। और ये महाभोज उपन्यास किसका है ये अगर पूछा जाए तो मन्नू भंडारी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। महाभोज किसकी रचना है, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन का वर्ष बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1979। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सारी बातें जो यहाँ पे दी गई हैं ना, ये आपको उपन्यास के बारे में बताया गया है, ठीक है। 79 में प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि महाभोज जो उपन्यास है इसमें किस गांव का जिक्र किया गया है। सरोहा गांव कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये सभी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अगर उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वामी आपका बंटी उपन्यास, ठीक है। ये सब आपका जो है बहुत ही बाल मनोवैज्ञानिक का उत्कृष्ट उपन्यास भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताएंगे निम्न में से कौन सी रचना विशंभर नाथ कौशिक की नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब 3 ऐसी रचनाएं हैं जो विशंभर नाथ की रचना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, चंद्रकांता। आप सभी जानते हैं चंद्रकांता किसका है, देवकी नंदन खत्री का है। और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है भिखारिणी,
चित्रशाला और माँ, ये तीनों रचना भी ध्यान में रखिए विशंबर नाथ की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासकारों में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन बताना, ये यथार्थ पर आधारित है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है। सत्य कथन हमें बताना है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ होते हैं। बिल्कुल, तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। तिलस्मी प्रकार की इनकी रचनाएं होती हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जासूसी उपन्यास नहीं लिखते थे। जासूसी उपन्यास किसके नाम पे है? तो गोपाल गहमरी नाम से हैं, उनके नाम पे है ये, ठीक है। तो ये तिलस्मी नाम से लिखते थे, ठीक है। जैसे जादू टोने की परियों की कहानी, जादू टोने की, चंद्रकांता आप जानते होंगे, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, ये सब रचना किसकी है? तो ध्यान रखेंगे ये सब किसके हैं? देवकी नंदन खत्री। आगे बढ़ते, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नदी के द्वीप। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा उपन्यास। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे, ये अज्ञेय की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बातें कही गई हैं। तो नदी के द्वीप 1951 में ये रचित है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? भुवन, रेखा, गौरा और चंद्र माधव। और रचना यहाँ पे देखिए अज्ञेय की कौन कौन सी रचनाएं हैं। रचनाओं में उपन्यास की अगर हम बात करें तो शेखर एक जीवनी, भाग 1 इनका 140 में और भाग 2 1944 में किया गया। इसको हमने पहले भी किया था, तो आपने अगर पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे दोनों, तो आप अच्छे से इसको जान रहे होंगे। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961। काव्य संग्रह जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, भग्नदूत, इल्तयम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। तो मैला आंचल आपको याद होगा, आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन। बाकियों को भी एक बार देख लीजिए, बाकियों के भी आपको रचना को ध्यान से देखना है। मैला आंचल, पड़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये चारों ही पूछा जाता है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य, ये सब किसका? इलाचंद्र जोशी का। हिमांशु जोशी के उपन्यास देखिए, अरण्य, महासागर, छाया मत छूना, मन, कगार की आग, समय साक्षी है। देखिए छाया मत छूना जो है ना, यहाँ पे एक कविता भी है गिरजा कुमार माथुर का, और छाया मत छूना एक उपन्यास भी है। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि वो उपन्यास पूछ रहा है या फिर कविता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आगे देखना है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा रोचक कहानियाँ होती थी। तो इस तरह की कहानियाँ देखिए बहुत पसंद आती है लोगों को भी, और जो रहस्य कथाओं से भरी हुई होती थी। तो ऐसी कोई जो इनकी रचनाएं होती थी, तिलस्मी टाइप की, अय्यारी रचना भी इनको, इनकी रचनाओं को कहा जाता है तिलस्मी और अय्यारी रचना, ठीक है। तो ये सब बात आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। देवकी नंदन खत्री ने तिलिस्म और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषी के बीच लोकप्रिय बनाया। इनकी उपन्यास कौन सी है? तो चंद्रकांता, एक और है कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, चंद्रकांता संतति। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बताना है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया गोपाल राम गहमरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनकी रचनाओं का नाम देखिए, आपको जासूसी नाम ही लगेगा इनकी रचनाओं का। क्या है?
तो 200 लगभग इन्होंने रचनाएं उपन्यास लिखे हैं। गुप्तचर, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, ये देख सकते हैं आप किस तरह की इनकी रचनाओं का नाम है। तो आप बहुत ही आसानी से इसका तुक्का भी लगा सकते हैं अगर इनसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए तो, है ना। देखिए अब यहाँ पे किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लवंगलता व आदर्श बाला, चपला व नव्य समाज, अंगूठी का नगीना। काफ़ी पूछा जाता है अंगूठी का नगीना, ध्यान रखेंगे। तो ये सब किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। सफ़र, वह सफ़र था कि मुकाम था, इसकी कृति की लेखिका कौन है? वह सफ़र था कि मुकाम था, देखिए यूपी पीसीएस जीआईसी में आपका क्वेश्चन ने पूछा गया है। वह सफ़र था कि मुकाम था, इसकी लेखिका कौन है ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनकी अन्य रचना पे भी एक बार नज़र देख लीजिए आप। स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, इदनमम, चाक काफ़ी पूछा जाता है, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे इसूरी फाग और त्रियाहट, ये सब किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बताना है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतेंदु कालीन उपन्यास बताना है आपको। आधुनिकता की शुरुआत किससे मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान और चंद्रकांता। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, और आधुनिकता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और रानी केतकी की कहानी आप याद रखिए, रानी केतकी की कहानी को किस नाम से जाना जाता है? उदयभान चरित। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में करवाया है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहते हैं, और ये इंसा अल्लाह खां की रचना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक अजान 100 अजान एक सुजान, तो ये किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और चंद्रकांता भी हमने पढ़ा है, देवकीनंदन खत्री की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है मुझे चांद चाहिए, इसके रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए काफ़ी बार पूछा गया है, इसका कोई गिनती नहीं है मुझे पता कि कितनी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। DSSS PGT यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे 2018 में यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, पर ये काफ़ी बार पूछा गया है। झारखंड PGT में ये क्वेश्चन आया है, EMRS में ये क्वेश्चन आया है, यूपी में ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इसी उपन्यास में 1996 में। अन्य उपन्यास यहाँ पे देखिए, अपना मोर्चा, काशी का 80, रेघन पर रघु, काफ़ी पूछा जाता है सुरेंद्र शर्मा की उपन्यास। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? अपना मोर्चा, काशी का 80 पूछा जाता है, रेघन पर रघु भी पूछा जाता है। ये सब काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, और राग दरबारी, आदमी का जहर और सूनी घाट, ये सब श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम, देखिए अनुक्रम पे क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आपके इस तरह के बिल्कुल पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है? दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। दिव्या किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है 1945 में। जहाज का पंछी 1954 में, जहाज का पंछी 1954 में। और अमृत और विष, ये तो सबको पता है, अमृतलाल नागर की रचना है 1966 में। और पहला पड़ाव किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है 1987 में। ठीक है, तो ऐसे क्रम में आपको याद रखना है। चलिए, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये बताना है इसके लेखक कौन होंगे? बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की अन्य रचना भी आपको देख लेना है एक बार। यहाँ पे है गिरती दीवारें, गर्म राख पूछा जाता है, गर्म राख,
शहर में घूमता आईना, पत्थर अलपत्थर, ये सभी रचना किसकी है? तो उपेंद्र नाथ अश्क की है। ठीक है। अच्छा, बांधो ना नाव इस ठाव, ये जो रचना है ये एक उपन्यास है जो उपेंद्र नाथ अश्क की है। ठीक है। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु जो मैंने बोल दिया था, ये काफ़ी पॉपुलर है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। तो ये क्या है? ये एक कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन देखिए ये वाला कितना खतरनाक है, गलत भी हो सकता था। आधा गांव बताना है, ये कौन सी विधा है? आधा गांव किसकी रचना है? तो आधा गांव जो है ये मासूम रजा की रचना है। ठीक है, राही मासूम रजा लेखक जो है। आधा गांव उपन्यास है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बताना है आगे यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथ की, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? यहाँ पे आपको बताना है ये सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु के प्रकाशन का प्रथम प्रकाशन बताना है कब हुआ? तो प्रथम प्रकाशन हमने पहले भी देखा 1982 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1982 परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है, ध्यान रखेंगे। और 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती जो है, देखिए यहाँ पे दिया है भाग्यवती जो लिखा गया किसके द्वारा? श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा लिखा गया है। और 1880 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है लवंग लता और आदर्श बाला। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बताएंगे यहाँ पे प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं। अब ये सब अलग अलग डिफरेंट उपन्यास से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए कृष्णचंद्र जो है ये सेवा सदन से लिया गया है। कृष्णचंद्र आपका सेवा सदन से लिया गया है। सोफिया जो है, सोफिया भी आपका प्रेमचंद्र की ही रचना है। रंगभूमि से लिया गया है ये। ठीक है। और हरिप्रसन्न जो है ये सुनीता उपन्यास से लिया गया है, जैनेन्द्र की रचना है। और गजाधर जो है ये सेवा सदन से लिया गया है। यानी कि 1 2 3 ए बी और डी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी और डी। कृष्णचंद्र लिया गया है सेवा सदन से, यहाँ पे नीचे दिया है देख लीजिए। कृष्णचंद्र दिया है सेवा सदन से, सोफिया रंगभूमि से, गजाधर सेवा सदन से, और हरिप्रसन्न जो है सुनीता से लिया गया है, जैनेन्द्र की रचना है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बताना है 30 40 50 ये उपन्यास के लेखक कौन है? 30 40 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे प्रभाकर माचवे आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रभाकर माचवे की रचना है 30 40 50 उपन्यास। तो इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। परंतु, क्षमा, साचा इनके अन्य उपन्यास हैं। और यहाँ पे देखिए केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है कोहबर की शर्त, और राजेंद्र प्रसाद लिखित उपन्यास है उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शय और मात, उल्टा मुखर चिंतन आदि। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास है सती मैया का चौरा, मसाल और गंगा मैया। देखिए यहाँ पे प्रभाकर माचवे का ये 3 आपको याद रखना है, परंतु, क्षमा और साचा। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूपीटीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कुरु कुरु स्वाहा किसका है? तो मनोहर श्याम जोशी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और इनकी अन्य रचना भी एक बार आप देख लीजिए। कुरु कुरु स्वाहा किसका है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और इनकी अन्य रचना है कसब जाने क्यों, हरी या हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, कयाप, अजीब और कौन हूँ मैं। ये सभी रचना किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ठीक है। सुबह शाम दोपहर किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह शाम दोपहर ये बताना है किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। और यहाँ पे कमलेश्वर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कमलेश्वर जो है सुबह शाम दोपहर की इन्हीं की रचना है। इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए।
सुबह शाम दोपहर कमलेश्वर का उपन्यास है। और अन्य जो है एक सड़क 57 गलियाँ। देखिए कमलेश्वर की पूछी जाती है तो ध्यान में रखेंगे। तीसरा आदमी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, सभी इम्पोर्टेंट है। आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफ़र। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। तो ये देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, अनेक अनेक रूप में आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने पढ़ा ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है मुझे चांद चाहिए, और ये कौन सी रचना है, कौन सी विधा है, तो उपन्यास इसकी विधा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विधा भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और काफ़ी बार इसमें फंस जाते हैं। तो सुरेंद्र वर्मा की रचना आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इनकी अन्य रचनाएं। अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये जो है इनका उपन्यास है। अब इनका नाटक है कुछ, द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य के पहली किरण तक, आठवां सर्ग। देखिए ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आठवां सर्ग काफ़ी पूछा जाता है। बड़े सैयद, छोटे सैयद, एक दूनी एक शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात। तो ये सभी रचनाएं जो हैं सुरेंद्र वर्मा की हैं, पूछी जाती हैं। सारा आकाश किसकी कृति है, सारा आकाश बताएंगे यहाँ पे, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या अज्ञे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा किसकी है, ये राजेंद्र यादव की है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, राजेंद्र यादव के प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ठीक है। और इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं, प्रेत बोलते हैं, इसी का नाम जो है बदल के सारा आकाश नाम से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और उखड़े हुए लोग काफ़ी पूछा जाता है। कुल्टा, शय और मात, एक इंच मुस्कान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंच मुस्कान। तो ये दोनों ने मिलकर रचा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मन्नू भंडारी मतलब राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी, और दोनों पति पत्नी ने मिल के ये रचना लिखी थी, एक इंच मुस्कान। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि दोनों ने मिल के ये रचना की थी, ठीक है। और अन्य यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए मन्नू भंडारी में भी आपको ये मिल जाता है, एक इंच मुस्कान। आपका बंटी महाभोज, ये तीनों इनकी है, ध्यान रखेंगे। कमलेश्वर की एक सड़क 57 गलियाँ, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमलेश्वर को बिल्कुल भूलिएगा मत आप, उपन्यास में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पाकिस्तान काफ़ी बार पूछा गया। अंतिम सफ़र, अज्ञेय का तो आपको पता ही है, शेखर एक जीवनी, दो भागों में, द्वीप की नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं सब यूपी टीजीटी का आपका क्वेश्चन यहाँ पे करवाया गया है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो देखिए आपको यहाँ पे दादा कामरेड भी है, दिव्या भी है और झूठा सच भी है। यहाँ पे कब तक पुकारूं नहीं है, ये रांगे राघव की रचना है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन रांगे राघव का है। और इनकी रांगे राघव का जो है अन्य उपन्यास कितने हैं देख लीजिए यहाँ पे, विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आंखें, मेरी भवबाधा हरो, पक्षी और आकाश काफ़ी पूछा जाता है, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन। ये सभी जो पंक्ति है, ये सभी जो उपन्यास है, ये किसके हैं, रांगे राघव के हैं, पूछे जाते हैं। यशपाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दिव्या, दादा कामरेड, झूठा सच, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, सारे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यार, DSSB TGT से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास है, काफ़ी बार करवाई हूँ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध।
डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाए। देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठेठ हिंदी का ठाठ। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, और देख सकते हैं आप कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ उपाध्याय सिंह, यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना थी ठेठ हिंदी का ठाठ। निराला की उपन्यास भी याद रखें, ये भी पूछ लिया जाता है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। राधा कृष्ण दास यहाँ पे बताएंगे, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था, बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, तो निस्सहाय हिंदू, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निस्सहाय हिंदू जो है यहाँ पे गोवध की समस्या यानी गाय के मृत्यु की समस्या को लेकर यहाँ निवारण के हेतु राधा कृष्ण ने ये रचना की थी, निस्सहाय हिंदू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का ये उपन्यास जो क्रम से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलते हैं यहाँ पे, कौन सा सही होगा, पहला ही सही हो जाएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। प्रेमाश्रम 1918 में, मेरे साथ साथ बोलिए, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, निर्मला कब हुआ तो 1927 में, और गोदान कब होता है 1936 में। ये आपको एकदम क्रम से याद रहना चाहिए, पूछा जाता है काफ़ी बार। बताएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है, ये बताना है। बहुत ही फेमस पंक्ति है, पूछा जाता है, और यहाँ बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो, कोई पार्टिसिपेशन आपका नहीं रहता है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता इस तरह से आपका ये करना सही है। आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगते हैं आप ज़रूर बताइए कि आपको इससे कोई हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बताइए, क्या कमी लगती है वो भी बताइए। कुछ भी नहीं बताते हो आप लोग, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ भी नहीं करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने कर्म कर रहे हैं और मैं अपनी कर्म कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस बताना है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो डी आपका बाण भट्ट की आत्मकथा बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और बाकी भी आपको पता ही है, गोदान प्रेमचंद का है, दिव्या यशपाल का, और आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सा यहाँ पे होगा, बताएंगे। तो देखिए रंगभूमि, देखते ही समझ में आता है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बूंद और समुद्र किसकी रचना है, बूंद और समुद्र किसकी है, तो अमृतलाल नागर की है। ठीक है, अमृतलाल नागर की है। झूठा सच किसकी है, यशपाल की है। और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी है, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड पूछा जाता है, और यहाँ पे फिर से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इस बार तो आप कर लेंगे, सेवा सदन पहले आएगा, चलो ये तो ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर गबन, उसके बाद कर्मभूमि। ऐसे आपको याद रखना है। सेवा सदन अभी हमने आपको बताया 1918, बार बार कीजिए ताकि याद हो जाए। रंगभूमि 1925, गबन कब हुआ 1931 में, और कर्मभूमि 1932 में। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और अमृतलाल नागर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी आपको दिया जाता है नाम, उसका आप बाकायदा उसको नोट कीजिए कि कौन कौन से रचनाकार हैं जिसका क्रम से क्वेश्चन आता है, और उसको याद रखना है आपको। बस सारे नहीं करने हैं, कुछ चुनिंदा होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बूंद और समुद्र नीचे दिया होगा, चलिए देख लेते हैं। बूंद और समुद्र 1956 में, सुहाग के नूपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, हंस मानस के हंस 1972 में। ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास है, याद रखेंगे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया नहीं है। कौन सा नहीं लिखा गया है तो आपको देख के समझ आ गया होगा, पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पुनर्नवा किसकी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए भगवती चरण वर्मा के अन्य भी आप देख लीजिए, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, ये क्रम से हैं सारे। अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, फिर वह नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, सीधी सच्ची बात, सबई नचावत राम गोसाई और प्रश्न मरीचिका। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं घेर देती हूँ। चित्रलेखा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सबई नचावत राम गोसाई, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1-2 बार मैंने ये भी देखा है, सामर्थ्य और सीमा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरदास। तो यहाँ पे देखिए ये किस उपन्यास का पात्र है ये बताना है। तो ये रंगभूमि का है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें अंधे का रोल रहता है सूरदास का, है ना, एक भिखारी के रूप में, पढ़ा होगा आपने। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको जो दिया गया है बात, इसको ध्यान में रखना है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास प्रमुख पात्र है, ठीक है। और ये रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण 1925 में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए। और इसमें जो उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं, सोफिया, भरत सिंह, सुभागी, जानवी, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अन्य का भी पात्र देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन में सुमन, गजाधर, शांता, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, ये सब आपको देखना है, ये सब पात्र हैं। प्रेमाश्रय में प्रेम शंकर, मनोहर, दुखरन भगत, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो काफ़ी बार मैंने आपको कमलेश्वर के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। तो नहीं बताना है यहाँ पे, तो कोई एक होगा जो नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे चौखट तो नहीं है, डी ऑप्शन। यहाँ पे 2-2 होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत है। चौखट भी होगा, और कौन एक होना चाहिए, चौखट और पीली आंधी, क्योंकि पीली आंधी तो कमलेश्वर की नहीं है, ये किसकी है तो प्रभा खेतान की है। और चौखट किसकी है, द्रोणवीर कोहली की है, ठीक है। चौखट किसकी है, द्रोणवीर की है, और कोहली। और यहाँ पे पीली आंधी तो आप जानते हैं प्रभा खेतान की है, ठीक है, प्रभा खेतान की है, याद रखेंगे। और बाकी डाक बंगला और कितने पाकिस्तान, ये दोनों किसके हैं, कमलेश्वर के हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है कि ये देखिए गलत है, यहाँ पे 2-2 गलत है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, डी में क्या था, चौखट किसका था, कोहली जी का था। और पीली आंधी किसका, प्रभा खेतान का है, पीली आंधी भी नहीं है कमलेश्वर का, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए आपको सुमेलित करना है, आ गया सुमेलित वाला क्वेश्चन, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट। श्यामा स्वप्न किसका है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहिनी, ये किसका है, देवकी नंदन खत्री का है। मायाविनी किसका है, गोपाल राम घमरी का है। और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी पूछा जा सकता है। श्यामा स्वप्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, किसका है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, मायाविनी गोपाल राम गहवरी, पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? गोदान में किस तरह की बातें आपकी कही गई हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य आधार है वो कृषक जीवन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा और किससे है। प्रेम विवाह की समस्या में किसके बारे में दिया है? वरदान में दिया गया है। और दहेज एवं अनमेल विवाह का समस्या किस में उठाया गया है? निर्मला में। ये देखिए आपका विषय वस्तु से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अंग्रेज के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण किस में किया गया है? रंगभूमि में किया गया है। और ये सभी किसके उपन्यास हैं? प्रेमचंद्र के हैं, ध्यान में रखेंगे। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बताना है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा होगा? प्रथम बात किया जा रहा है और यहाँ बूंद और समुद्र, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? ये सामाजिक उपन्यास है अमरबेल, इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी अन्य भी रचना आप देख लीजिए एक बार। विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंठार, माधव जी की सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम। तो ये सभी रचना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और किसकी रचना है ये सभी? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। और विराटा की पद्मनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र की लेख। तो यहाँ बताएंगे कौन से उपन्यास का कथा वस्तु जो है वो औपनिषदिक युग से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अनामदास का पोथा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अनामदास का पोथा किसकी रचना है? तो याद रखेंगे ये अनामदास का पोथा उपन्यास जो है ये आपका औपनिवेशित युग के परिवेश से लिया गया है और छांदोग्य और बृहदारण्य के आधार पर इसकी रचना की गई है। बताएंगे कि अनामदास का पोथा ये रचना किसकी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी रचना किसने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बताना है आपको व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल राम गहमरी। तो यहाँ पे याद रखेंगे गोपाल राम गहमरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में नहीं आते हैं गोपाल राम गहमरी। चलते हैं आगे। जासूसी उपन्यासकार हैं ये और व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में ये नहीं आते हैं। इनकी अगर पूछा जाए रचना तो अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, ये सब इनकी रचना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सदाराम फुलोरी, श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और एक इक्वल पार्टिसिपेशन रखिए ताकि आपको भी मज़ा आए, याद हो जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार कमेंट में ज़रूर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इन्हीं की रचना है परीक्षा गुरु, जिसको इन्होंने प्रथम हिंदी की उपन्यास माना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो देखिए यहाँ पे क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए हिंदी का प्रथम उपन्यासकार तो श्रीनिवास दास है। इनकी रचना है परीक्षा गुरु 1982 में। श्रद्धाराम फुलोरी कृत उपन्यास है भाग्यवती, इसको डॉक्टर विजय शंकर मल ने प्रथम उपन्यास माना है। किशोरी लाल गोस्वामी की उपन्यास हैं अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी और कुटीर
वासिनी, लवंग लता और आदर्श बाला, ये सभी आपको रचना भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेमचंद का तो हम देख ही चुके हैं। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं, ये सभी रचनाएं देखिए आपके क्वेश्चन में आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इस सभी को ध्यान में रखना है। मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन नहीं है ये बताएंगे, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सोना माटी। सोना माटी रचना इनकी नहीं है, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, कसब, कौन हूँ मैं और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये तीनों ही रचना मनोहर श्याम जोशी की है। ठीक है, विवेकी राय का उपन्यास है सोना माटी, ध्यान रखेंगे, विवेकी राय, विवेकी राय की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी इनकी रचना को ध्यान में रखिए। कौन हूँ मैं 2006 में प्रसिद्ध भुवल सान्याल के केस पर आधारित, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको ध्यान में रखेंगे। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है जो आपके क्वेश्चन में भी दिया है, तो कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास यहाँ पे युग्म कौन सा अशुद्ध है ये बताना है, देख लेते हैं। काला पहाड़ किसका है? भगवान दास मोरवाल का। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा। करवट किसका है? तो करवट यहाँ पे ध्यान रखेंगे अमृतलाल नागर का है। करवट नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। राजेंद्र यादव का नहीं है, ध्यान रखेंगे। करवट किसका है? अमृतलाल नागर का, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? देखिए ये आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही है, सही बताना है इसमें से कौन सा युग्म होगा। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? तो सुनीता, अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा हरबंस, दादा कामरेड में रेखा और हरिप्रसन्न, नदी के द्वीप में सैला और भुवन, अनाम दास का पोथा में रैक और चंद्रदधि थी। तो यहाँ पे सही कथन बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंस। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकियों को भी एक बार देख लीजिए। सुनीता उपन्यास में सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या, नदी के द्वीप में भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन। दादा कामरेड उपन्यास में हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट और अनाम दास का पोथा में जबाला, रिप्तवर्मा, रिजुका, रैकु, ये सभी आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, परीक्षा गुरु के किस शहर के रईस की कथा है, ये बताना है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा और मेरठ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला उपन्यास माना जाता है ये अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, और रामचंद्र शुक्ल ने ये माना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, इस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल कहा जाता है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? बहुत ही नया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदान, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मालती और मेहता के बीच में लिव इन रिलेशनशिप दिखाया गया है प्रेमचंद के द्वारा, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको बताया गया है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती और मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को कई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन से में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तत्काल रूपरेखा मालती के इस कथन में देखी जा सकती है। नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तो ये इनकी पंक्ति भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। सभी रचनाओं को याद में रखिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। बताना है लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस के यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस का ये वाक्य है, ये कथन है, और ये किसके लिए कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिखों और मुसलमानों के लिए ये कहा गया है। तमस किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की रचना है। भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन इसमें किया गया है। ये सभी को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो प्रमुख पात्र भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। झरोखा, कड़िया, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, निरोफर, ये सभी उपन्यास हैं और भीष्म साहनी के काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पात्र नहीं है, ये सभी रचनाएं हैं। चलिए बताना है तमस में कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत डीप में आपसे पूछा गया है, ठीक है, और इसके लिए तो आपको पूरा उपन्यास बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तमस में बताना है कौन सा पात्र है जो कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी, कश्मीरी लाल। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? कमला, स्नेहमयी, मंगला, ममता या लक्ष्मी, किसको कहा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ममता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह, ये सभी इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। और महिला में देखिए कमला, ममता, फुलिया, ये सभी हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यास को अगर हम देखें तो मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन पाए। चलिए मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं हुआ है ये बताना है? पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता, किसका वर्णन नहीं हुआ है ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक विद्वेष देखने को नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे पूर्णिया का प्रकृति का वर्णन किया गया, मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया, प्रेम संबंध का वर्णन किया गया, जातिवाद, आर्थिक विषमता, ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। तमस में भीष्म साहनी की रचना है तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र के बारे में यहाँ बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ व पारखी था, केवल निजी हित के लिए सोचता था, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील था, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने को चाहता था, या फिर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, ये इसकी विशेषता नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्तरी है। यहाँ पे इनकी एक पुस्तक है रामविलास शर्मा की, जिसमें इन्होंने ये बातें कही हैं, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोली गांव में निम्न उपन्यास की कथा भूमि है। बताना है गंगोली गांव से संबंधित कौन सा उपन्यास है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आधा गांव। आधा गांव जो राही मासूम रजा का रचना है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, आधा गांव। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू, ये सभी रचना किसकी है? मासूम रजा की है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी में गंगोली गांव का वर्णन किया है। गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है गाजीपुर जिले में, ध्यान रखेंगे। और राग दरबारी जो उपन्यास है ये श्रीलाल शुक्ल का है। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद का है। अलग अलग वैतरणी ये किसका? शिव प्रसाद सिंह का है। और काला पहाड़ किसका है? भगवान दास मोरवाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी की जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं।
मैला आंचल का यह वाक्य किसका है, ये बताना है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रशांत। चलिए आगे बताएंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है। यहाँ पे सभी जो रचना है प्रेमचंद्र की है, और कौन सी आपकी सही होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रंगभूमि। इसके बाद निर्मला, कायाकल्प और प्रेमाश्रम। तो ऐसे हम चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जा राम शर्मा बताना है यहाँ पे। लज्जा राम शर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आदर्श हिंदू। लज्जा राम शर्मा के उपन्यास की अगर हम बात करें तो धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आदर्श दंपति पूछा जाता है। बिगड़े का सुधार, ये सब इन्हीं की रचना है। गुप्त गोदना किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री का है। राधाकांत किसका है? ब्रजनंदन सहाय का है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो ध्यान रखेंगे, कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहाँ पे 29 में हुआ था, 1929 में कंकाल उपन्यास की रचना हुई थी। कंकाल, तितली, ये सब रचना इन्हीं की है। उपन्यास में पूछा जाए अगर तो यहाँ पे देख लीजिए, तितली, इरावती, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती, ध्यान में रखेंगे। और कंकाल भी है जयशंकर प्रसाद की रचना, ध्यान रखेंगे। चलिए, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है, यहाँ पे बताना है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गोपाल राम गहमरी, ठीक है। चलिए, सेवा सदन काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, 1918 कहाँ है भाई? ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। सभी का डेट याद रखिए, यहाँ पे लिखा है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी इच्छा है, पर अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए आगे बताएंगे। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? सेम क्वेश्चन ऐसा ही 2-3 बार मैंने देखा है, एग्जाम में पूछा गया है। फ्रायड के ऊपर मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अज्ञे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी तीनों रचना को ध्यान में रखेंगे। उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। देवकीनंदन खत्री का अनूठी बेगम का प्रकाशन बताना है यहाँ पे। तो कब होता है ये? 1905 में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी भी यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। चंद्रकांता 1888 में। चंद्रकांता संतति 24 भाग में 1896 में रचित है। नरेंद्र मोहनी 93 में। वीरेंद्र वीर 1895 में। कुसुम कुमारी 1899 में। काजर की कोठरी 1902 में। गुप्त गोदना 1913 में। भूतनाथ 1907 में। आगे बताएंगे कौन सा जैनेन्द्र का रचना नहीं है। जैनेन्द्र का रचना कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता है, परख भी है, सुनीता भी है और त्यागपत्र भी है। शेखर एक जीवनी नहीं है, तो शेखर एक जीवनी याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी को पता है शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। चलिए आगे बताएंगे। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मनी या गढ़कुंठार। तो यहाँ पे आपका विराटा की पद्मनी बहुत ही सुंदर उपन्यास है, और ये पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया है विराटा की पद्मनी, ठीक है। और ये भगवती चरण वर्मा की रचना है, ध्यान रखेंगे। भगवती चरण वर्मा की रचना है विराटा की पद्मनी। इनके अन्य भी देख लीजिए। 3 वर्ष, टेढ़े मेरे रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पाँव,
वह फिर नहीं आई, सच्ची सीधी बातें, युवराज चुंडा, ये सभी नचावत, राम गोसाई, ये सभी रचनाएं किसकी है? याद रखेंगे भगवती चरण वर्मा की है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो सबको पता है लाला श्रीनिवास दास, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। मैला आंचल, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक है, सी ऑप्शन। सबको पता है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और यहाँ पे सभी रचनाओं को देख लीजिए। मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। तो देखिए यहाँ पे सभी आपको रचना यहाँ पे करवा दिए गए हैं। हम अभी और करेंगे क्योंकि बहुत सारे उपन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।